रहा, आधा रहा। आप लोगों के सामने है मैं ये चाहता हूं, बल्कि ज़ेबा की भी यही मर्जी है, आप सब लोग खुदा के लिए बारी बारी से आकर अपना फरमान सुना दीजिए। हमारे बालों में सफेदी चमकने लगी। अब हम में उतनी ताकत नहीं है जितनी कि तुम में। हम हमेशा अपने बच्चों को लाड प्यार करते रहे, उनकी शरारतों पर खुश होते रहे, उनकी फरमाइशों को पूरा करते रहे। अगर हमने रात भर जाग जाग कर तुम लोगों की परवरिश की है तो कोई एहसान नहीं किया तुम पर। तिनका तिनका जोड़ के हमने ये घर बनाया था। जावेद साहब ने दिन रात मेहनत करके परसों का ये कारोबार खड़ा किया और आज तुम लोग बड़े होकर अपनी अपनी बोली बोल रहे हो। हमारे बालों की चांदी चमकने लगी और तुम्हारे स्याही बालों में गुरूर चमकने लगा। आज तुम्हारी परवरिश में हम बूढ़े हो गए। आज जिसे जो कहना है कह दो। हम रोज रोज का ये सदमा बर्दाश्त करने लायक नहीं है अब। मैं सबसे इतना कह देना चाहता हूं कि जिसको भी इस घर से, कारोबार से अलग होना है, हो जाए। ये घर हमने बड़े अरमानों से बनाया है। इसके साथ हमारा जज्बाती रिश्ता है। मैं और ज़ेबा इसी घर में रहेंगे और यहीं दफन होंगे। हमें किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं तुम सबको आजाद करता हूं। जिसे अलग होना है इसी लम्हा अलग हो जाए। किसी की आंखों में शर्म है तो वो रात अंधेरे ही इस घर से अलग हो जाए, छोड़ के चला जाए। मैं और ज़ेबा और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंसान और जानवर में फर्क होता है। अगर इंसान हैवान बन जाए तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। हम अपने अंदर के इंसान पे जुल्म करके उसे रोज हैवान बनता हुआ देख रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है, अगर मुट्ठी बंद होती है तो वो ताकत होती है, अगर मुट्ठी खुल जाए तो सारे भरम टूट जाते हैं। मैंने इस घर को एक बंद मुट्ठी बनाकर रखा था। आप सबने अपनी ताकत आजमा आजमा कर मेरी उंगलियों को मरोड़ के रख दिया है, इस घर को तोड़ के रख दिया है। मैं तुम सबको अपनी ताकत समझता था, शहर में इतरा के चलता था। नहीं तो थे मेरी ताकत, पर तुम लोगों ने इतने वार किए, मैं अपने होशो हवास में कह रहा हूं। अगर जो तुम लोगों ने मुझे और तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूं, ये घर तो होगा लेकिन इसमें ना ज़ेबा होगी ना जावेद होगा। एक दिन तुम लोग सब उठोगे और हम लोग नहीं होंगे। एक बात कह रहा हूं मैं, कान खोल के सुन लो। एक बार हम इस घर से चले गए तो फिर लौट के नहीं आएंगे हम।
नहीं आएंगे लौट के। चलो उठ। हिना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम मेरे घर पर आओगे। मैं बहुत मजबूर होके आई हूँ। इल्जाम लगाने की आदत गई नहीं ना तुम्हारी। अब कह दो कि मैंने तुम्हें मजबूर किया है। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने कभी किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया और ना ही आज कोई इल्जाम लगाने आई हूँ। तो फिर कोई बड़ी चाल चलने आई हो? वैसे इस मैदान में तुमसे बड़ा खिलाड़ी कोई मैंने देखा नहीं है। हिना, हम दोनों की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। मेरी जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। अगर तुमने जावेद पर डोरे नहीं डाले होते ना, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि देवा खड़ी क्यों है? तशरीफ रखिए। क्या मैं जान सकती हूँ कि किस मकसद के साथ आई हैं आप मेरे घर आज? जरा मुझे पता तो चले कि आपके यहाँ आने का आज मकसद क्या है। हिना, हम डिस्टर्ब हैं। मेरा मतलब है तुम भी और मैं भी। हमारे बच्चे डिस्टर्ब, वो तुम्हारे बच्चे भी हैं और मेरे भी। हिना, अगर हम दोनों डिस्टर्ब हैं, अगर इसका कोई इलाज है, इसका कोई हल है, तो हमें उस हल को तलाश करना चाहिए। क्या हल है इसका तुम्हारे पास? मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे घर आओ। वहाँ तुम्हारे भी तो 2 बच्चे हैं और मुझे तो ये भी बताया गया है कि तुम्हारी एक बेटी भी है ना, तुम उनको भी साथ में कराओ। खूब देवा, खूब। भाई तुम्हारी चालाकी और मक्कारी के कायल तो हम पहले भी थे, लेकिन आज तो तुमने हमें वो मात दी है, वो मात दी है कि हम और भी कायल हो गए। लोमड़ी, सियार और गीदड़ की सारी खूबियां तुम में कूट कूट कर भरी हैं देवा। क्या बात कही है देवा तुमने, और क्या हसीन मंसूबा लेकर आई हो तुम हमारे पास। हमें हमारे घर से एक बार उजाड़ चुकी हो तुम, और अब चाहती हो कि हम तुम्हारे घर आके रहें ताकि तुम मुझे पूरी तरह से मसल सको। मैंने इस सिलसिले में नवेद और नाहिद से भी बात की, मैंने जावेद साहब से भी बात की है। मैंने उन सबको राजी कर लिया है, सबकी रजामंदी भी ले ली है। अब बस आपसे रजामंदी लेने आई हूँ। तो तुम ये कहना चाहती हो कि सब तुम्हारी मुट्ठी में है और अब हम भी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, और तुम चाहती हो कि हमारी बेटी जास्मीन तुम्हारे किले की कैदी बन जाए। भाई मान गए देवा, मान गए तुम्हारी चालाकी। मैं जा रही हूँ ना, पर जाने से पहले तुमसे एक बार फिर से दरख्वास्त करना चाहती हूँ। तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले, जब भी चाहो आ सकते। तुम मुझे हमेशा दरवाजे पे खड़ा पाओ, ये मेरा वादा है तुमसे। मुझे तुम्हारा इंतजार है। क्या बात है भाभी, बड़ा फिल्मी पोज मारा जा रहा है। आपका वैसे फिल्मी अंदाज मुझे अच्छा लग रहा है। नुसरत, मैं आज बहुत 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 ज्यादा ही खुश हूँ। क्यों लेकिन? ये खुशखबरी मुझे सबसे पहले जिसे सुनानी थी उसे बताने आई, ताकि वो सुनकर जी भर के खुश हो जाए। मतलब सच? अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपकी भी गोद भर गई। रेहान भाई को बताया? अम्मी को, अम्मू को बताया? किसी भी नहीं बताया। जिसे बताना था सबसे पहले उसे बताने आई। अब उसकी मर्जी, वो जिसे भी बताए।
माँ, मैंने कितनी मुश्किल माहौल तैयार किया था कि मेरी माँ उस घर में मेरे साथ रहेगी। तुम बेवकूफ हो। तुम क्या समझते हो वो 4 कौड़ी की ज़ेबा जो चाहे कर सकती है? तुम्हारे बाप जावेद और तुम सबको अपनी उंगलियों पे नचा सकती है, और तुम सब उसकी उंगलियों पे नाचने के आदी हो चुके हो। आपके दिल में क्यों इतना जहर भरा हुआ? आपका बच्चा आपको लेने आया, आपका अपना बेटा आपको लेने आया। आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप हैं सिर्फ उनके बारे में जहर बोलती रहती हैं। अरे आपको उनसे क्या मतलब? आप चलिए मेरे साथ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस घर में ज़ेबा है वहाँ किसी और की कोई हैसियत नहीं है। वो चुड़ैल है, डायन है, गर्मी है। फिर वही बात, मैंने आपसे कितनी बारी कहा है, आपको उनसे क्या मतलब? आप क्यों उनके बारे में ऑल फोल बातें करती रहती हैं? अरे आपको खुश होना चाहिए कि मैं आपको लेने आया हूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप उनके बारे में हमेशा ऑल फोल बातें करती हैं। वो तो आपका जिक्र भी ऐसे नहीं करती, वो तो आपके लिए एक गंदा लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करती हैं। और एक आप हैं कि उनके लिए हमेशा गंदी जुबान का इस्तेमाल करती हैं। ये क्या हरकत है नवेद भाई? आपने तो मुझे डरा ही दिया। डर गई ना, यही तो मैं चाहता था। और जहां तक बात हरकत की है, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, भाई ये कौन सी हरकत है? मैंने कौन सी हरकत की? ये हरकत तुम्हारी कितनी बुरी है? मेरी कौन सी हरकत बुरी है? भाई यही कि पूरे दिन कमरे में बैठी रहती हो और बेजान नक्शे बनाती रहती हो। तो फिर और क्या करूं? अरे भाई तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो कब का बोर हो चुका होता। आज आपको हुआ क्या है? भाई बैठे बैठे ख्याल आया कि तुम मुसलसल अपने प्रोजेक्ट में उलझी रहती हो, ना कहीं जाती हो ना कहीं आती हो। भाई ये भी कोई जिंदगी है? भाई ये भी कोई काम है? लेकिन मेरा यही काम है, तो मुझे इस काम में बोरियत नहीं होती। नवेद भाई, अगर मैं इस काम से बोर होती तो मैं कब का ये काम छोड़ चुकी होती। भाई तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आदमी पूरी जिंदगी वही काम करता रहे और उससे बोर भी ना हो। अब मैं कितनी बार इस बात को दोहराऊं? चलिए छोड़िए, कुछ और बात कीजिए। अरे कुछ और बात करूं? चलो चलो मेरे साथ चलो। चलो? अरे बाबा कहाँ चलूं? भाई चलो मेरे साथ तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में, वहां तुम्हें मैं थाई फूड खिलाऊंगा। ये भी भला कोई बात हुई कि दंडनाते हुए मेरे कमरे में आए और शाही फरमान सुना दिया कि चलो उठो। रिदा, पहले तो अक्सर मैं ऐसे ही किया करता था। हम सबको हो क्या गया है? हम सब क्यों गलतियां करने लगे? मैंने ऐसी कौन सी गलती की है, अब ये भी बता दीजिए। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा किस गलती बताने का। हाँ, जो गलतियां मुझसे हुई हैं मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। जानते हैं नवेद भाई, मैं और नाहिद भी एक दूसरे से उलझ गए थे, जिसकी वजह से पूरा दिन मेरा दिमाग खराब रहा। और उसके बाद जानते हैं, किसी नक्शे पर भी मैं एक करेक्शन तक नहीं लगा सकी। हाँ, कल मैं भी रेहान भाई से उलझ गया था, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा परेशान। ऐसा लग रहा है जैसे बस हम सबके सब गलतियां किए जा रहे हैं। खुदा जाने ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। हाँ, अगर हम सब अपनी गलतियों को मान ले तो शायद। सबसे पहले गलती की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की? पहली गलती अब्बू से हुई। क्या कह रहे हैं नवेद भाई? हम अब्बू से कौन सी गलती हुई? अगर वो बता देते तो हमारे दरमियान में ये सगे सौतेले की बात ही नहीं आती। अच्छा, तो आप फिर वहीं लौट आए। आप मुझे ये बताने आए हैं कि मैं सौतेली हूँ? नहीं, मैं ये बताने आया हूँ कि अब से मेरी जुबान पर कभी सगे सौतेले की बात नहीं आएगी। तुम मेरे पे एक एहसान कर सकती हो, जाकर रेहान भाई से कहो कि मैंने पूरे होशो आवाज में और पूरी संजीदगी से तुमसे ये बात कही है। खुद जाकर क्यों नहीं बता देते उनसे? मुझे लगता है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। जो गलतियां मुझसे हुई हैं, पता नहीं मैंने ना जाने उनसे गुस्से में क्या बोल दिया। मेरी भी आज से यही कोशिश होगी कि मैं किसी से ना उलझूं, और अगर मुझसे कोई उलझे तो मैं आपसे वादा करती हूँ नवेद भाई कि मैं खामोश रहूंगी। हाँ रिदा, मैं भी यही वादा करता हूँ।
मेरे यार, बेटा मुझे अफसोस है। किस बात का अफसोस है आपको अब्बू? यही कि नवेद ने कल तुम्हारे कमरे में आके बदतमीजी की। और आज वो मेरे कमरे में भी आए। या अल्लाह, पागल हो गया ये लड़का। बेटा तुमसे भी बदतमीजी की क्या उसने? अरे नहीं नहीं अम्मी, आप मेरी बात तो सुनिए। वो मेरे कमरे में आए जरूर, लेकिन बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे वो पहले आया करते थे। अम्मी, अब्बू, नवेद भाई ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की और वो अपने किए हुए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। अब्बू, उन्होंने तो मुझसे ये भी कहा कि कल उन्होंने रेहान भाईजान के साथ जो बदतमीजी की उसके लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और किसी से आखिर तक नहीं मिला सकते। झूठ बोल रही हो बेटा, अपने अब्बू का दिल रखने के लिए? नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है। इंसान जब गलती करता है तो उसे उस बात की शर्म भी आती है और उस बात का एहसास भी होता है। कभी कभी कुछ हो जाता है उसे, लेकिन दिल का साफ। अब्बू, मैं आज से वो सब करूंगा जिससे हम भाई बहनों के बीच वो पहले वाला प्यार और वो पहले वाला भरोसा लौट आए। रेहान भाईजान, अगर ये अब जल्द ना हुआ तो मुझे औरों का नहीं पता, पर मैं जरूर पागल हो जाऊंगी। रेहान बेटा, तुम सबसे बड़े हो, इसलिए मैं ये नेक काम तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं। जी अब्बू। अगर तुम कोशिश करो तो ये घर समझ जाएगा, यहाँ की खुशियां लौट आएंगी। अम्मी, अब आप और परेशान ना हो। अरे वाह, यहाँ तो मलिका भी मौजूद है और बड़ी फ्रेश लग रही है। मलिका, आज बहुत प्यारी लग रही हो, क्या राज है? अरे वो क्या है ना भाभी जान, नजर नजर की बात है। अगर किसी की नजर प्यारी हो तो सब कुछ प्यारा ही नजर आता है। हाँ भाई, नजर में तो जादू होता ही है, इसीलिए कह रही हूँ अपनी नजर उतार लो। अच्छा नुसरत, तुमने मलिका को खुशखबरी सुनाई या नहीं? अरे मैं क्या सुनाऊं इसे? जब ये फूफी बनेगी ना पता चल जाएगा। क्या भाभी जान? अरे भाई, मेरे गले मत लगो, लगना है तो अपनी भाभी के गले लो। मैं तो 2-2 बार खुशखबरियां सुना चुकी हूँ, इस बार आपकी भाभी की बारी है। क्या? I'm so happy for you. वाह वाह भाभी जान, क्या खुशखबरी सुनाई है आप दोनों ने। पूरा घर खुशी से झूम उठेगा। अब आप दोनों भाभियां मिलकर इस घर की खुशियों को बहाल कर दीजिए। अब मैं चाहती हूँ अब इस घर में खुशियां ही खुशियां हो और खुशखबरी के बाद खुशखबरी। अगर आप दोनों चाहें तो हमारा घर दोबारा से पहले जैसा हो सकता है। मलिका, तुम जरा भी फिक्र मत करो, जो नया मेहमान आएगा ना उसे पता भी नहीं लगने देंगे कि इस घर को कभी किसी की नजर भी लगी थी। ना, मुझे यहाँ देखकर हैरान तो जरूर होगी। जाहिर है, जाहिर सी बात है, जो इंसान मुझे सालों पहले बेसहारा छोड़ के चला गया था वो आज शराफत का लबादा पहनकर मेरे ही घर में मौजूद है।
माँ प्लीज, अब्बू आपसे एक अच्छे माहौल में बात कर रहे हैं, आप भी प्लीज। ये मुझसे क्या कहेंगे? ये मुझसे कह ही क्या सकते हैं? अरे इनकी हैसियत ही क्या है? ना उस वक्त हमारे तुम्हारे दरमियान जो भी कुछ हुआ उसे अगर फ्लैशबैक की तरह से देखा जाए तो गलती मेरी नहीं निकलेगी। मेरा खुदा जानता है मैंने आखिर तक यही चाहा कि मेरा घर ना टूटे, पर तुम अपनी जिद पे कायम रही। यही बात अगर मैं कहूं तब? आज तुम अपने बच्चों की वजह से मुझसे सुलह करने आए हैं। बच्चों की खातिर तब भी सुलह कर रहा था और बच्चों की खातिर आज भी आया। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनसे जो भी बीत जाए पर बच्चे खुश रहे, पर तुम तो। मैं सुन रही हूँ। अब कौन सा नया इल्जाम मुझ पे लगाने आए हैं? इल्जाम तो मैंने ना उस वक्त लगाया था और ना आज लगाया। सच है वही बयान कर रहा हूं। जब तुम दिन भर बाहर रहती थी और मैं बच्चों का वास्ता देकर तुमसे कहता था कि उनको वक्त दो, तो तुम कहती थी कि घर में नौकर है ना उनको पालने के लिए। वो इसलिए कहती थी क्योंकि तुम तो अपना बिजनेस चमकाने निकल पड़ते थे और बच्चों को घर पर मेरे पास छोड़ जाते थे। मेरी जिंदगी को अजाब बना के रख दिया था तुमने। तुम उनकी माँ थी और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी माँ की होती है। मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी याद दिलाता था, पर तुम मुझे मुसलसल याद दिलाती थी कि मैं मामूली घर का मामूली सा आदमी हूं और तुम बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हो, जहां बच्चों की परवरिश नौकरों के हाथों होती है। तो क्या गलत कहती थी मैं? बड़े घरों के दस्तूर जो मैंने देखे थे वही दोहराती थी। मैं कभी बड़ा नहीं था, मामूली था, लेकिन हमारे घरों में बच्चे माओं के हाथों से खाना खाते थे। उन्हें नौकरों के हाथों के चम्मचों से खाना नहीं खिलाया जाता। तुम्हें तो जिद थी कि मैं इन बच्चों को नौकरों के हवाले कर दूं। तुम इन बच्चों को इसलिए क्या अपने साथ लेकर आए हो कि इनके सामने मेरी बुराइयां करो? मैं इतना बदतमीज नहीं हूं कि बच्चों के सामने उनकी माँ की बेइज्जती करूं। क्यों कर रहे हो बेइज्जती मेरी? बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि हमारे और तुम्हारे बीच दरमियान मसला क्या था। मसला थे ये बच्चे, मसला था हमारे और तुम्हारे खानदान के ऊंच नीच का। मैंने कभी भी तुम्हारे खानदान के बारे में कोई भी हतक आमेज बात कभी नहीं की। और तुम मेरे घर वालों के बारे में मजाक उड़ाती रहती थी। तो फिर क्यों की थी तुमने बड़े घर के लड़की से शादी? वहां भी पहल तुमने ही की थी। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि तुम्हारा मेरा कोई जोड़ नहीं। मैंने कहा था कि मैं मामूली आदमी हूं, मैं तुम्हारे नाज नखरे नहीं उठा पाऊंगा। इश्क सवार था उस वक्त, तो तुम तमाम कुर्बानियां देने को तैयार थी। बच्चों की पैदाइश तक तो हम दोनों के बीच में सब ठीक था। तुम याद करके बताओ कि उसके पहले कभी हम दोनों के बीच में कोई तकरार हुई? तुम साबित क्या करना चाहते हो? मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करती? जास्मीन से पूछो, अरे उसका कौन सा अरमान मैंने पूरा नहीं किया? ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो आज उसके पास नहीं है? तुमने हमेशा रिश्तों की कीमत लगाने के अलावा कभी कुछ नहीं किया। कभी मेरी कीमत लगाई, कभी मोहब्बत की कीमत लगाई। ना रिश्तों में कीमत काम नहीं आती, भरोसा और मोहब्बत काम आती। ये बच्चे मुझे बहुत अजीज थे और मैं इनकी माँ थी। कह दो इनके सामने कि मुझे इनसे नफरत थी। नहीं, इनसे तुम्हें नफरत तो हो ही नहीं सकती थी, तुम इनकी माँ थी। लेकिन जिस मोहब्बत की इनको जरूरत थी वो भी तुमने कभी नहीं दी। तुम अपनी हर शाम क्लब और किट्टी पार्टी में बिताती थी और ये बच्चे रोते थे, बिलख बिलख के रोते थे। याद करो ही ना, याद करो, हमारे और तुम्हारे झगड़े सिर्फ यही होते थे।
समझदार हो, तुम ज़हीन हो, तुम जानती हो क्या वजह थी। आज तुम बौखलाए हुए हो, इसलिए बौखलाहट में तुम मेरे बच्चे यहाँ पर लेकर मुझे ब्लैकमेल करने आए हो। तुमने सारी जिंदगी यही तो किया है। जो कोई तुम्हारी चापलूसी कर दे तुम उसे खुश हो जाते हो, और वो मामूली औरत ज़ेबा, उसकी औकात ही क्या थी मेरे सामने। ना, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है कह सकती, इन बच्चों से कह सकती है यहाँ बैठे, लेकिन जो हमारे बीच, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनके बारे में एक भी लफ्ज ना कहूँ तो बेहतर। कैसे ना कहूँ? वो 4 आने की स्टेनो, उसने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरे और तुम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। उसे अपने बच्चे पालने थे और उसे एक बेवकूफ आदमी की तलाश थी, और उसे तुमसे बड़ा बेवकूफ कहाँ से मिलता। तुमने मुझे छोड़ दिया और ज़ेबा के प्यार के जाल में ऐसे गिरफ्तार हुए कि अब तक उसके प्यार की माला जप रहे हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आती ना जावेद? प्लीज आप मम्मी के बारे में कुछ मत कहिए। उन्होंने हमें इतना प्यार और बेपनाह मोहब्बत दी है कि मैं बयां नहीं कर सकती। मैं इतनी बड़ी हो गई पर मुझे आज तक शक नहीं हुआ कि वो मेरी हकीकी माँ नहीं है। अगर ये राज आज नहीं खुलता तो मैं तो कभी नहीं जान पाती कि वो मेरी असली माँ नहीं है। बस बस, ये तुम नहीं बोल रही हो, ये उस औरत का जादू बोल रहा है तुम्हारे ऊपर। वो औरत नहीं, जादूगरनी है, जादूगरनी। आप प्लीज, अब्बू आपके पास खुद चल कर आए। जो बात वो कहना चाहते थे वो तो बात आपने कहने ही नहीं दी उन्हें। ये मुझसे क्या कहेंगे और ये मुझसे कह ही क्या सकते हैं? अरे इनकी हैसियत ही क्या है। बिना जुदा होते वक्त जो बात मैंने तुमसे तब कही थी, वही बात आज भी याद दिला रहा हूं। मैंने सोचा था जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आया जहां हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ी तो पूरी हमदर्दी के साथ एक दूसरे का साथ दें। मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगने आया, मैं जा रहा हूं, लेकिन हाँ, तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अगर तुम्हारी निगाह में मुझसे कोई गलती हुई है तो तुम्हें जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत हो तो आवाज दे देना, मैं जरूर हूं। तुम्हारे पास नवेद, ज़ेबा, बच्चे सब आए और सबने यही कहा कि आओ हमारे घर, हमारे साथ मिलकर रहो, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। फैसला तुम्हें करना, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूँ। चलो बच्चों। सुनिए तो, अम्मी, अम्मी ऐसी कौन सी बात है जिसे आप हमें बाहर बताना चाहती थी? अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप खुश है ना? तुम दोनों ठीक हो, मुझे और क्या चाहिए? मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैं किसी पे इल्जाम लगाना नहीं चाहती। हाँ, अगर मेरी बात सुनकर तुम्हें लगे तो तुम लोग मुझ पे इल्जाम लगा सकते हैं। अम्मी, ये सब क्या है? आप बिला वजह क्यों परेशान हो रही है? तुम दोनों अब बड़े हो गए हो। अक्सर इस उम्र में तरह तरह के सवाल जहन में आते होंगे। घर का माहौल देखकर तुम लोगों को भी लगता होगा ना, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अब्बू को बदला के उनसे शादी तो नहीं करी, या उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने में तुम्हारी अम्मी का भी हाथ होगा। अम्मी, अम्मी ये सच नहीं है। कम से कम मेरे जहन में तो कभी ये बातें नहीं आई है। और वैसे भी अम्मी, आपने अब्बू से तब शादी की जब हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया था। फिर भी एक बच्चों के लिए अच्छी माँ तो वही होती है ना, जो दोबारा शादी नहीं करती। तुम लोग सोचते होगे कि तुम्हारे वालिद के इंतकाल के बाद मैंने दूसरी शादी क्यों की। अपनी खुशी के लिए
अपने लिए। अम्मी, अम्मी कौन कर रहा है आपसे ये सब सवाल? कौन पूछ रहा है आपसे ये सब बातें? अक्सर मेरे जहन में कोई मुझसे ये सवाल करता है और मुझे बार बार लगता है कि कोई और नहीं, तुम दोनों। मुझे कह लेने दो, कह लेने दो मुझे। मैं तुम्हारे अब्बू के ऑफिस में स्टेनोग्राफर थी। तुम्हारे अब्बू काम के बहुत धुनी थे, हर वक्त काम काम काम। मेरे बेवा हो जाने के बाद उनकी हमदर्दियां और उनकी मेहरबानियों में पहले से ज्यादा इजाफा हो गया। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वो मुझसे नहीं पूछते थे कि सेबा तुम्हारे बच्चे कैसे, उनकी परवरिश ठीक से कर रही हो ना। अम्मी प्लीज, खुदा के वास्ते, आप अपने आप को मुजरिम क्यों समझ रही हैं और हमें क्यों सफाई दे रही हैं? लेकिन मुझसे जुर्म तो हुआ है ना। मुझसे जुर्म ये हुआ है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के बारे में नहीं बताया, तुम्हारे वालिद की पहचान नहीं बताई। लेकिन इसमें असल में इसमें मेरा नहीं, लेकिन जावेद साहब का ज्यादा हाथ था। जब उन्होंने मुझे शादी के लिए रजामंद किया तो मेरे आगे एक शर्त रख दी, ना तो वो अपने बच्चों को उनकी माँ का नाम बताएंगे और ना मैं अपने बच्चों को उनके वालिद की पहचान बताऊंगी। अम्मी कितना अच्छा होता कि ये राज हम पर जाहिर ही ना होता। मेरे सामने तुम दोनों की परवरिश का एक बड़ा सवाल था। मैं तुम दोनों के लिए हर पल समझौता करने के लिए हर लम्हा तैयार रहती थी, हर लम्हा। और जब ऐसा मोड़ आया कि जावेद साहब उन्होंने इस अंदाज में मेरे सामने सारी बात रखी कि मैं हाँ हाँ ही कहती रह गई। मैंने ये जो कुछ भी किया वो तुम दोनों के लिए। अगर मैं खुद गर्ज रही तो सिर्फ तुम दोनों के लिए, मेरे बच्चों। अगर मैंने तुम्हारे वालिद की पहचान तुम्हें नहीं दी तो सिर्फ तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो मेरे बच्चों, तुम दोनों के सिवा यहाँ तीसरा कोई नहीं। तुम मुझे अपना फैसला सुना सकते, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा। मेरा फैसला तो यही है कि आप ही मेरी माँ है और इस दुनिया की सबसे प्यारी माँ है। अम्मी, ऐसे ही कुछ मैं भी कहना चाहती हूँ, इसके अलावा कुछ भी। मित्तल वाली फाइल को ना डिस्पैच कर दो, उनको सैंपल भी भेज देना। और मैं तुम्हें बताता हूँ एक मिनट। अब्बू, हाँ, अगर आप ज्यादा मसरूफ ना हो तो मैं कुछ देर बैठ सकता हूँ आपके साथ? अरे हाँ हाँ, जरूर बैठ सकते हो यार। तुम्हारे लिए और रेहान के लिए तो मेरे पास हमेशा वक्त है। मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूँ। ऑफिस कब आए? बस अभी कुछ देर पहले ही। हाँ, मैंने भी किसी से पूछा था तो पता लगा कि तुम कहीं बाहर हो। फिर मैंने वकील साहब को फोन किया किसी सलाह के लिए, तो पता लगा कि तुम वहां बैठे हो। सब खैरियत तो है? हाँ अब्बू, मैं वकील साहब के पास गया था और वो तो आपको पता है मैं अपना नया बिजनेस कर रहा हूँ, तो उनके कुछ कागजात बनवाने थे, वो एग्रीमेंट डीड वगैरह, आप तो जानते ही हैं। और जब मैंने वहाँ आपके कागजात देखे तो जब मैंने वकील साहब से पूछा तो उन्होंने उस बात को टाल दी। जावेद, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कंपनी के कागजात देखने का क्या हक है? मैं देख रहा था कि आप कागजात में कुछ तब्दीली करवाना चाहते हैं। मतलब तुमने कागजात देखे? हाँ अब्बू, मैंने कागजात देखे और बड़े इत्मीनान से देखे। तो तुमने कागजात में क्या देखा और क्यों देखा? अब्बू,
मैंने कागजात में देखा कि कंपनी में जिसके जितने शेयर भी उतने ही हैं। इसका मतलब रेहान भाई का इस कंपनी में लीगल हक। मतलब तुम चाहते हो इस कंपनी में रेहान के जो हक हैं, जो शेयर्स हैं, वो ना हो? अबू मैं चाहता हूँ कि जो इस कंपनी में रेहान भाई का जो दखल था, जो भी उनका कंसर्न था, वो वैसे का वैसे ही रहे। मतलब तुम ये चाहते हो कि इस कंपनी में रेहान का हक? नहीं अबू, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि रेहान भाई का जो इस कंपनी में दखल और हक था, वो वैसे का वैसा ही रहे। मैं चाहता हूँ कि आप खुदा के वास्ते तमाम गलत फहमियों को अपने दिल से निकाल लें। जो गलतियां नादानियां मुझसे हुई हैं, आप हो सके तो मुझे माफ करें। वाह बेटा, दिल खुश कर दिया। अम्मी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है जास्मिन। अम्मी, आज चौथा दिन है, आप पापा को देखने हॉस्पिटल नहीं गई। क्या ये हैरत की बात नहीं है? एक इंसान मुसलसल महीने भर से कोमा में पड़ा है, उसे होश भी है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। आपको तो होश है। He is your husband and he is dying. I am also dying. आपसे तो बात ही करना मुश्किल है अम्मी। माँ, माँ, क्या हुआ? आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कोई दवा ववा ली आपने? कल रात से ही ऐसा लग रहा है जैसे जिस्म में ताकत ही नहीं है। सबने मुझे मिलकर पागल बना दिया है। अब और जीना नहीं चाहती। फिर वही मायूसी की बात। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं जिनका कोई हल नहीं? देखिए, आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल ठीक है। मेरी जगह तुम होते तो तुम्हें एहसास होता। मेरा हर दौर में सब कुछ छीन लिया गया है। मैं बार बार तन्हा हो जाती हूँ। मुझसे किसी को भी हमदर्दी नहीं है। हाँ, पहले तो आप बाहर चले। मुसलसल तन्हाई में बैठा हुआ आदमी अपने आप को बीमार ही समझता है। देखिए, आप बीमार नहीं, अपने आप को कमजोर और बीमार समझकर आपको मजा आने लगा है। कैसे बेकार और बेफजूल बातें कर रहे हो? क्यों जबरदस्ती करते हो मेरे साथ? मैं तो आपके साथ जबरदस्ती करूं? आपका बेटा हूं। सबने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैं जाने में किन मजबूरियों की सजा पाती आई हूँ। फिर वही मायूसी की बात है। भाई, कौन सी सजा पाई है आपने? मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए गए, मुझसे मेरा घर छीन लिया गया। मैं सारी जिंदगी तन्हाइयों में घूमती रही। मैं पूरी जिंदगी अपने बच्चों की तलाश करती रही। इससे ज्यादा कितने और सबूत चाहिए तुम्हें नवेद? अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए। और हाँ, अब कोई मायूसी की बात नहीं होगी। चलिए उठिए। तुम भी मुझसे जबरदस्ती कर रही हो ना? भाई, मैं तो आपके साथ जबरदस्ती करूं? भाई, आपका बेटा हूं, आपका खून हूं। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूं। आप मुझसे बहस ना करें तो बेहतर होगा। कहाँ ले चलने की जिद कर रहे हो? चलिए, कहीं भी थोड़ी हवाखोरी कर लेंगे। इस वक्त आपको ताजगी की सख्त जरूरत है। माँ, देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। नवेद,
जब खूबसूरत मंजर देखने की मेरी उम्र थी तब तो तुम्हारा बाप तुम्हें लेकर भाग गया। अब इस बुढ़ापे में क्या तुम मुझे जबरदस्ती खूबसूरत मंजर दिखाने लाए हो? माँ, खूबसूरत मंजर देखने से इंसान का दिल खूबसूरत हो जाता है। आपकी जिंदगी में जो कड़वाहट है आप उसको भूल जाइए और इंसान को वक्त के साथ उस सबको भूल जाना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने आपके सामने एक तस्वीर रखी थी। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है तो आपके बच्चे आपके लिए बाएं फैलाए आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। भाई आप बताइए, आप इस तस्वीर में कहाँ नहीं फिट होती? अगर बात सिर्फ मेरे बच्चों की होती तो शायद मैं एक बार कबूल भी कर लेती। जावेद भी होता तो शायद एक बार कबूल कर लेती, लेकिन ज़ेबा को मैं एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वहीं की वही बात। क्यों है आपके दिल में इतनी नफरत? अम्मी और अब्बू आपसे खुद कहने आए थे कि चलिए उनके घर, लेकिन आप हैं कि किसी की सुनती ही नहीं है। मेरी इस बात को जरा ठंडे दिमाग से सुनो। आप वहाँ सबसे बड़ी होंगी, वहाँ मैं होऊंगा, नाहिद होंगी, आप होंगी और आपका वहाँ रोब होगा। माँ, मेजॉरिटी तो आप ही की होगी वहाँ। माँ, ये तस्वीर ठुकराई नहीं जा सकती। आप जरा ठंडे दिल से सोचिए। जावेद, तुम बहुत मासूम हो, इसलिए हकीकत देखकर भी तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी। लेकिन मैंने दुनिया देखी, जमाना देखा है। मेरे दिल में और मेरे सीने में जावेद और ज़ेबा के लिए बेइंतहा नफरत है और वो कभी खत्म नहीं होगी। और मैं किसी भी कीमत पर ज़ेबा और जावेद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसीलिए तुम ये अपनी तजवीज अपने पास ही रखो और आज के बाद मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। नवेद को लेके थोड़ी सी टेंशन रहती थी, वो भी उसने खत्म कर दी। हाँ, चल मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बड़ा खुश नजर आ रहे हो, तुम्हारी मुस्कुराहट देखते ही हमें पता लगता है कि कुछ अच्छी खबर है भैया। अब्बू, आज एक बहुत बड़े ऑर्डर का कंफर्मेशन मिला है। पूरे साल भर की सप्लाई का ऑर्डर है, तकरीबन 80 करोड़ की सप्लाई का ऑर्डर है। अब्बू, इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए ना, अरे भैया, इस ऑर्डर को पूरा करने से पहले दफ्तर और घर में मिठाई जरूर बिठा देना। क्या अब्बू, सिर्फ मिठाई में डाल रहे हैं आप? तो मैं तो एक शानदार पार्टी सोचकर आया था। अरे भाई, पार्टी भी नहीं है, जरूर नहीं है। मैं तो इस वक्त पर इसी लम्हे की बात कर रहा हूँ भाई, मिठाई के लिए। कल कमाल हो गया है, नवेद मेरे कमरे में आया, कहता अब्बू मुझे आपसे तन्हाई में बात करनी। मैं तो परेशान हो गया था। ज़ेबा ने जब सुबह मुझसे कहा कि नवेद आपसे तन्हाई में बात करना चाहता है, मैंने कहा लो कुछ ना कुछ गड़बड़ फिर से। तो फिर अब्बू, आपकी बात हुई उससे तन्हाई में? हाँ, बात हुई, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। अब्बू, क्या अभी भी उसका दिल साफ नहीं हुआ है? खैर छोड़िए, मुझे इस काम के बोझ में अब ये सब चीजों के बारे में सोचना नहीं है। कहने दीजिए उसे जो भी कहता है। पता नहीं बस वो कुछ भी कहकर अपना दिल हल्का कर लेता है। ठीक है अब्बू, आप मत बताइए मुझे, मैं नहीं जानना चाहूंगा। उसने तन्हाई में मुझसे ये कहा अब्बू कि हमारी प्रॉपर्टीज में, हमारे बिजनेस में, सारे शेयर्स में रेहान भाई का पूरा हक होना चाहिए। अब्बू, लेकिन आपके तमाम बिजनेस, तमाम प्रॉपर्टीज में सिर्फ उसका हक है, वही असली हकदार है। अरे हम तुमसे इस तरह की वाहियात बातों की उम्मीद नहीं होती है यार। तुम्हें पता है कि मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है इन चीजों से, इन बातों से। तुम लोगों की हिम्मत कैसे होती है मुझे ये बताने की कि किसका कितना हक है, किसका आधा है, किसका पूरा है? यार क्या यार। अब्बू आप बेवजह जज्बाती हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको हकीकत बता रहा हूं। हकीकत ये है कि आप लोग कब समझोगे कि मुझे कुछ मामलात में मुझे ना आपका मशवरा चाहिए ना किसी और का। हाँ, एक बात और, इस हफ्ते हम शानदार पार्टी करेंगे, सारे शहर को बुलाया जाएगा, जबरदस्त जश्न, सारे कॉर्पोरेट्स भी मौजूद होंगे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि ये पार्टी किस 5 स्टार में होगी उसको बुक करो और उसको मुझे बताओ, समझे? ओके अब्बू, मैं नवेद से मशवरा करके आपको शाम तक बताता हूँ। वेरी गुड, दोनों भाई मिलके काम करो, जाओ।
नवेद भाई, आप ये क्या हरकत है? आपने तो तरकीब ढूंढ ली मुझे सताने की। जब तक तुम ये बेवकूफी का काम नहीं छोड़ोगी ना, मेरे रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। कौन सा बेवकूफी का काम? यही बेवकूफों की तरह नक्शे बनाना। मैं इस बात को सुन सुनकर बोर हो चुकी हूँ। मुझे ये काम पसंद है और इसके अलावा मैं कोई दूसरा काम इतने शौक से कर भी नहीं सकती नवेद भाई। फिर ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता भाई, इसका क्या हल है? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे समझ नहीं आती? मैं पागल हूँ क्या? हाँ, तुम पागल हो, आधी नहीं पूरी पागल हो, तभी तो तुम्हारी समझ में कुछ आता नहीं है। अरे बाबा, कौन सी बात नहीं समझ रही हूँ, ये तो बताइए। देखो, गौर से सुनो, मैं रोज रोज संजीदा नहीं होता और आज मैं बहुत ज्यादा संजीदा हूँ। जिस दिन मैं संजीदा होता हूँ उस दिन लोगों का बहुत भला होता है। तो भाई आज तुम्हारा भला होने वाला है। अरे ये क्या पागलपन है? ये भी भला कोई बात हुई? अच्छा ठीक है, आप अपनी संजीदगी का राज बताइए और मेरा क्या भला होने वाला है? देखो, जो आज मैं तुमसे बात कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारे बहुत मतलब की बात है। मेरे मतलब की कौन सी बात है? देखो, तुमने सारे आदमियों की कोशिशों पे तो पानी फेर दिया और आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ ये तुम्हारे मतलब की बात है। अरे वाह, ये अच्छी जबरदस्ती है। अच्छा ठीक है, बकिए, क्या बकना है? देखो, आज मैं फॉर्च्यून्स आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर्स के वहां गया था। तुमने नाम तो सुना ही होगा उनका। हाँ हाँ, काफी बड़ा काम है उनका और काफी बड़ा नाम भी है उनका। तुम्हारी बिरादरी के लोग हैं। गौर से सुनो, मेरा वहां आना जाना लगा रहता है। मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में वहां आता जाता रहता हूँ। वहां एक खूबसूरत नौजवान मुझे मिला, उसके पास दुनिया की सारी डिग्री है। मैंने सुना है हम पेशा लड़की ढूंढ रहा है। उसकी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि फैमिली नून हो और लड़की संजीदा हो। और जो परसों पार्टी अब्बू दे रहे हैं, मैंने उसको उसमें बुलाया है। तुम्हें खूबसूरत सी कली लेकर दरवाजे पे खड़ी हो जाना। दिमाग खराब तो नहीं हो गया आपका? फिर ऑल फॉल बकने लगे? अरे ये क्या बकवास बात है? बाकी सारी बातें बकवास हो सकती, लेकिन ऐसा शानदार रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। मैं इतना हक रखता हूँ कि तुमसे पूछे बगैर मैं सारे फैसले तय कर सकता हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे ये रिश्ता मिला, इसको तुम ना मत करना। अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि सर झुकाकर हाँ करना है, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं किसी तरह की जोर जबरदस्ती पर यकीन नहीं रखता। आप कौन होते हैं मुझसे बगैर पूछे मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? भाई हूं तेरा, चांद दे सकता हूँ, कभी भी आजमा लेना। और भाई तुम्हें तो पता ही है, जब घर का माहौल ठीक हो रहा है तो उसमें तुम इस तरह बात करोगी तो कैसे काम चलेगा? मुझे सिर्फ जवाब हाँ हाँ और सिर्फ हाँ चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी आप यहाँ से जाइए। मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या जवाब दूं। सिर्फ हाँ हाँ और हाँ। आप मुझे थोड़ी सी और मोहलत दीजिए। मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूँ और जवाब मुझे सिर्फ हाँ चाहिए। अरे वाह, नाहिद बाजी, आप शूटिंग पर जा रही है क्या? हाँ, बहुत दिनों के बाद 3 एपिसोड शूट होने हैं। मुझे सुबह क्यों नहीं कहा? मैं भी अब तक तैयार हो जाती। वो बोला क्यों? अरे आपके साथ शूटिंग देखने चलती, और क्यों? मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी अपनी शूटिंग देखने। मुझे नहीं अच्छा लगता कि एक्टर्स के घर वाले सेट पे आए और वहाँ आकर जबरदस्ती हमें हंसता नाचता हुआ देखें और फिर घर आकर तबसरा करे कि यूं होता तो अच्छा होता, यूं होता तो और अच्छा होता। मतलब आप ये सोचती हैं कि मैं ऐसा कहती? मुझे तजुर्बा है। मतलब आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं है? परवाह है मुझे, और परवाह है मुझे सिर्फ अपने करियर की। अरे मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मुझसे ऐसे कैसे कह सकती हैं? जिंदगी में अगर किसी चीज की फिक्र करनी हो ना तो सिर्फ अपने करियर की फिक्र करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, समझी? अरे रेहान भाई, क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई। अरे नवेद तुम? हाँ बस, पता नहीं चलते चलते गाड़ी ने धोखा दे दिया। अरे रेहान भाई, जिंदगी में जब कभी धोखा खाए तो मुझे फोन कर देना, या फिर आवाज देकर याद कर लेना। नवेद, वो इमरजेंसी नंबर गाड़ी में था नहीं और फोन में भी फीड नहीं किया था। मैं 2 घंटे से परेशान था, काफी लोगों को रुकाना चाहा गाड़ी में, बट कोई रुका ही नहीं। वैसे आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? नवेद, पिछले दिनों हमारे घर में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हिम्मत ही नहीं पड़ती कि जरूरत के वक्त भी किसी को फोन करके बुला लो। भाई रुकिए, रेहान भाई
आप मुझे समझे नहीं। रेहान भाई, ये दाग मुझे साफ करने दीजिए, लेकिन मेरी वजह से जो हमारे रिश्तों पे दाग लगे वो कैसे साफ हों? रेहान भाई, घर में जो कुछ भी माहौल बदला है उसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं भी हूँ। नवेद भाई, हो सके तो मुझे माफ कर दे। रेहान भाई, कैसी बात कर रहे हैं? अगर हो सके मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझसे बड़े हैं। नवेद, मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा था कि तुम बहुत लाउबाली हो और जरा भी जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन मुसलसल देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास है और उसमें एक निखार आता जा रहा है। जब इंसान ठोकर खाता है वो समझता है। मैं बहुत ज्यादा लड़खड़ा गया। आपने तो सुना ही होगा कि जब मर्ज लाइलाज हो जाता है तो इंसान अपना इलाज खुद करता है। रेहान भाई, मैं भी उसी दौर से गुजर रहा हूँ। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अब और शर्मिंदा ना करो। कल अब्बू कह रहे थे कि रेहान भाई, अब्बू जो कहे आप सर झुकाकर सुन लिया कीजिए, वो हमारे बड़े हैं। अब्बू कह रहे थे कि तुमने उनसे कहा कि तिजारत में और घर की जायदाद में। रेहान भाई, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस उनसे इतनी दरख्वास्त की थी कि हमारे दिल में अब सगे सौतेले नहीं, हमारा दिल अब बिल्कुल साफ है। अब क्यों बुरा मान? फिर रेहान भाई क्या, आप भी बच्चों की तरह रो रहे हैं। चलिए मुस्कुराइए, तो देखिए मेरी तरफ। रेहान भाई, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे माफ कर दिया जाता है। कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। मुझे और ज़ेबा को यहाँ देखकर तुम्हारा चौंकना फितरी है। यहाँ कोई बहस करने नहीं आया, ना कोई शिकवा करने आए और ना ही कोई शिकवा सुनने की हिम्मत और हौसला भी नहीं। ये क्यों आए? हम आपसे एक इल्तिजा करने आए हैं। देखिए, आप सिर्फ एक बार हमारी इल्तिजा सुन लीजिए, इसके बाद आपको जो फैसला करना है, जब फैसला करना है, आपको पूरा इख्तियार होगा। इंसान से गलतियां होती हैं और गलती होने पर एक इंसान दूसरे इंसान को बुरा कहता है, बहुत बुरा कहता है। पर हम इंसान को बुरा कहते रहें तो शायद हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं और ज़ेबा तुम्हारे पास यहाँ तुम्हारे घर में चलकर आए हैं। हम सब अपने अपने खानों में तन्हा हैं, अकेले हैं। मेरे 5 बच्चे तुम्हारे हैं, मेरा घर तुम्हारा है, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। अगर तुम हमारे घर में आकर उन बच्चों के साथ रहो तो बच्चे भी खुश होंगे और मैं भी। मुझे भी बेपनाह खुशी होगी, यकीन माने। देखिए, अगर मेरे लिए आपके दिल में जरा सी भी बुराई है तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। आप बस एक मौका दीजिए मुझे अपनी सफाई पेश करने का। प्लीज इना जी। ना, हम तुमसे कोई जवाब लेने नहीं है। मैं और ज़ेबा, हमारे दिल में एक बात आई और हमने कह दी, अपने दिल की गहराइयों से कह दी। बाकी मर्जी तुम्हारी है, फैसला तुम्हारा है। पर याद रखना, हम दोनों ने जल्दबाजी में बहुत सारे फैसले किए हैं और आज शर्मिंदा भी है। पर तुम आज जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करो।